हाय दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। तो हुआ यह कि उस समय ब्रिटिश युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, जिनका इस अधिनियम में बहुत ही बड़ा योगदान था। इसलिए इनके नाम पर इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। दूसरी बात यह थी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो 2 मिनट का समय दीजिए, मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताऊंगा जो कभी नहीं भूलेगा और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। कंपनी 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 के पास दो अधिकार थे। पहला व्यापारिक, दूसरा राजनैतिक। व्यापार पे किसका अधिकार था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो होता क्या है, कंपनी के पास दो अधिकार थे, एक तो व्यापारिक, दूसरा राजनीतिक था। तो व्यापारिक पे किसका अधिकार था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? तो मैंने इससे पहले आपको 1600 ईस्वी की राजलेखा एक्ट के तहत बताया था कि कंपनी के सर्वोच्च पद पर गवर्नर तथा अन्य 24 सदस्य थे। जो पूरा एक परिषद था उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ठीक है, तो व्यापारिक अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी के राजलेखा एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी और व्यापार कर रही थी, क्योंकि कंपनी अभी तक भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं की थी। ठीक है, तो होता यह है कि फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जिसके तहत कंपनी अब व्यापार के साथ साथ अब राजनीतिक भी हो गई। तो वही फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि व्यापारिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर देता है। फिर राजनीतिक क्रियाकलाप की बात करें तो बोर्ड ऑफ नियंत्रण मंडल। तो राजनीतिक पर बात किया जाए तो इस राजनीतिक पर अधिकार बोर्ड ऑफ नियंत्रण मंडल के पास था। अब बोर्ड ऑफ नियंत्रण मंडल क्या था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। इनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिनका मुख्य कार्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को देखना था। और इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति का अधिकार था उसको सम्राट को दिया गया। 6 सदस्य जो थे इनकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। और फिर गवर्नर जनरल और उनके परिषद में जो 4 सदस्य थे उसमें से एक कम करके अब 3 कर दिया गया। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल उनके परिषदों में, जिनमें उनके परिषदों की संख्या 4 थी, तो उसको एक कम करके उनके परिषदों की संख्या यहाँ पे 3 कर दी गई। फिर क्या था कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जो थे वह भारतीयों पर अत्याचार जो मतलब करते थे, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए, अवैध कार्य के नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो लिखिए इसमें इस अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा। क्योंकि
इनका इस अधिनियम में बहुत ही अधिक योगदान था। फिर नेक्स्ट फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। जो व्यापार पर अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था तथा राजनीति पर अधिकार यानी राजनीतिक पर अधिकार बोर्ड ऑफ नियंत्रण मंडल का था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। नेक्स्ट, फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापों को देखना था। तथा इसी परिषद से प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए राजनीतिक प्लस प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई। और फिर जो 6 सदस्य थे उनको नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। उनकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। फिर गवर्नर जनरल और उनकी परिषदों की संख्या जो परिषद में पहले 4 सदस्य थे, उनमें से एक कम कर दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल और उनके परिषदों की संख्या 3 की गई। गवर्नर जनरल और उनके परिषदों की संख्या 3 कर दी गई। नेक्स्ट, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया। और फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की राजाओं से युद्ध संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया। हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब नेक्स्ट है 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्या है? 1786 का एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक तरह से कह लीजिए तो गवर्नर जनरल को हीरो बनाने का काम किया गया है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें 1786 के एक्ट में दो बातों को याद रखना है। पहली बात 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपना खुद का निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपना खुद का निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी मतलब विशेष परिस्थिति दिखा के परिषद के द्वारा बनाए गए नियम कानून को ताक पे रख के अपनी मनमानी तरह से अपनी कानून को मना लेना। फिर दूसरी बात इसमें क्या थी? लिखिए दूसरी बात, गवर्नर जनरल को
प्रधान सेनापति की गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई थी। यहाँ पे जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां थीं उसको अब गवर्नर जनरल को भी प्राप्त कर दी गई थी, अधिकार दे दिया गया था इसका। ठीक है, तो 1786 के एक्ट में दो बातों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही गलत बात कहा गया था कि जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण मंडल थे, अभी आपने पढ़ा था कि जिनको राजनीतिक अधिकार दिया गया था, बोर्ड ऑफ नियंत्रण मंडल, उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बताइए, काम ब्रिटेन का कर रहे हैं, तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत कहा गया था। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको पहले हम लोग। 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ होते हैं, तो लिखिए 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 1793 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि 1793 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि जो बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल हैं या बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं, उनका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। नेक्स्ट, फिर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट लिखिए, सभी कानूनों एवं अधिनियम के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। नेक्स्ट, और यहाँ से कंपनी को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो 1793 का चार्टर एक्ट समाप्त हुआ। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट।
इसमें क्या होता है कि कंपनी के नियमों पर धीरे धीरे ब्रेक लगता है, ठीक है, नियमों पर ब्रेक लगता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के नियमों पर धीरे धीरे ब्रेक लगता है, क्योंकि क्योंकि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब यह था कि अब भारत में कोई भी ब्रिटिशर्स आकर व्यापार कर सकता था। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की जो शक्ति थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं से धीरे धीरे कंपनी का कहीं ना कहीं से एक तरह से कह लिया जाए तो ब्रिटेन क्राउन के हाथों में शक्तियाँ सौंप दी गई, जाने लगी यहाँ से। और फिर क्या था कि भारत में ईसाई और मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए छूट दी गई। ईसाई और मिशनरियों दूसरा यही था, ईसाई और मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए छूट दे दी गई तथा उनके धर्म की स्थापना के लिए छूट दे दी गई। फिर होता क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग के बाद फिर क्या होता है, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद इनका ईसाई और मिशनरियों पर भारत पर बहुत ही अधिक जाल दिखता है, पूछिए मत, इतना जाल दिखता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कंपनी सरकार की बहुत बड़ी कृपा थी कि शिक्षा के मद पर पहली बार 1 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया। भाई ऐसे थोड़ी हमारे पूर्वज पढ़ लिख रहे हैं, भाई कंपनी सरकार के योगदान था उसमें, जिसमें से 1 लाख रुपये का पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो आइए इसके कुछ बारे में लिख लेते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो लिखिए इसमें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के नियमों पर धीरे धीरे ब्रेक लगा। कंपनी के नियमों पर धीरे धीरे ब्रेक लगा। नेक्स्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई और मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए छूट दे दी गई तथा उनके धर्म की स्थापना के लिए भी छूट दे दी गई, ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरा यहाँ ये था कि कंपनी सरकार ने फिर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में कंपनी ने पहली बार शिक्षा के मद पर 1 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार 1 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था लिखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों में करारोपण का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में करारोपण का अधिकार दिया गया। ध्यातव्य है कि बंगाल, मद्रास और मुंबई इनके द्वारा बनाए गए नियमों को ब्रिटिश संसद में अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद में अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया और गवर्नर जनरल के और ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापति के नियुक्ति का अधिकार दिया गया। प्रधान सेनापति के नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट यह था। फिर नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट कल बताऊंगा 1833 के चार्टर एक्ट में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।